Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of class 10th economics chapter development. Last वीडियो में जो भी हमने टॉपिक्स किए थे उनकी हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे सबसे फर्स्ट. तो लेट्स स्टार्ट दिस. सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. तो हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी कि हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. तो कंट्रीज को कैसे कंपेयर करना है. You might ask if development can mean different things. How can some countries are generally called developed and others underdeveloped? तो हम किस तरह से countries को developed या underdeveloped बोलते हैं? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? तो countries को compare करने के लिए हम किस aspect का इस्तेमाल करते हैं, हमें वो देखना है. तो let us look at students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent and interest. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare students? तो अब उन्होंने एग्जाम्पल ली है. हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं कंट्रीज की, कैसे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं. अब उन्होंने एग्जाम्पल दे दी स्टूडेंट्स की. क्लास में हम स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी हाइट, उनकी हेल्थ, उनके टैलेंट, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे. ठीक है. और जरूरी नहीं कि अगर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो फ्रेंडलीस्ट भी हो, राइट. और अगर कोई स्टूडेंट फ्रेंडलीस्ट है तो वो इंटेलिजेंट भी हो, ये भी जरूरी नहीं है. So how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. तो जो भी हम क्राइटेरिया यूज करेंगे स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है कंपैरिजन करने का. We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. तो हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं. लेट्स से हमें कोई स्पोर्ट्स टीम चाहिए तो उसके लिए हमारा एक अलग क्राइटेरिया होगा. हम फिजिकल हेल्थ वहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स की. एक डिबेट टीम में है ना, हम उनकी स्पीकिंग स्किल्स को देखेंगे. एक म्यूजिक टीम हो गई. ठीक है. अलग अलग मतलब क्राइटेरिया हम यूज करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for all round progress of children in the class, how shall we do it? अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, बट अगर हमें जो है हमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया चाहिए होगा जिससे हम ये देख सकें कि ऑल राउंड प्रोग्रेस कैसा है चिल्ड्रन का क्लास में, उनको कंपेयर करना है उनके ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए. तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे. Usually we take one or more important characteristics of person and compare them on these characteristics. तो हम क्या करते हैं, यूजुअली एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लेके एक पर्सन को कंपेयर करते हैं. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड. तो क्या करते हैं कि अगर हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट देखनी है तो हम कोई एक या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे. जैसे स्टूडेंट्स की जो है कॉपरेशन की जो स्पिरिट है, उनकी फ्रेंडलीनेस है, उन्होंने कितने मार्क्स सिक्योर किए टेस्ट में, उनकी क्रिएटिविटी क्या है, वो चीजें हम देखते हैं. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. और यही चीज डेवलपमेंट के लिए भी लागू होती है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनकी जो इनकम है वो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है. कंट्रीज विद हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड. वो कंट्रीज जिनकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा डेवलप्ड है. देन अदर्स विद लेस इनकम. दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा इनकम है वो उन सब जरूरतों को पूरा कर सकता है ह्यूमन को जो चाहिए. वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम. तो अगर इनकम ज्यादा होगी तो पर्सन जो है अपनी एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकेगा, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकेगा. सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल. तो इस तरह से हम इनकम को अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट गोल मान सकते हैं. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. तो अगर हमें कंट्री की इनकम की हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उस कंट्री के रेजिडेंट्स की इनकम क्या है. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. तो इससे हमें पूरी कंट्री की इनकम पता चल जाती है. हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ मेजरफुल यूजफुल मेजर.
लेकिन कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए हम जो है टोटल इनकम को एक इम्पॉर्टेंट मेजर नहीं मान सकते हैं, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो सिर्फ उन कंट्रीज की इनकम को एड अप करके कंपेयर करना ये सही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा इस तरह से कि अगर हम टोटल इनकम कोई देख लें कि एवरेज बंदा कितना अर्न कर रहा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम पूरी कंट्री की इनकम को नहीं एड अप करके कंपेयर करते, हम एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। तो ये क्या होती है, तो ये होती है पर कैपिटा इनकम, इसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो कंट्री की इनकम डिवाइडेड बाय उसकी पॉपुलेशन, यही पर कैपिटा इनकम है। इसी के बेसिस पे हम कंट्रीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड बैंक ने दिया था, वो एक क्राइटेरिया यूज करती है कंट्रीज को क्लासिफाई करने का। वो कहती है कि वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $49300 पर एनम है, ठीक है, उससे ज्यादा है, तो वो हाई इनकम कंट्री या रिच कंट्रीज हैं। और वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $2500 या उससे कम है, तो वो लो इनकम कंट्रीज हैं। अब इंडिया क्या है, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री है। क्या है, लो मिडिल इनकम कंट्री है, जिसकी पर कैपिटा इनकम $6700 पर एनम है। The rich countries excluding countries of Middle East and certain small countries are generally called developed countries. So Middle East की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो रिच हैं बट वो डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया उनको, तो ये देख लेना। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे। ये सब हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, जहाँ पे हरियाणा की मैक्सिमम है, फिर केरला की, फिर बिहार की, राइट। तो यही हमने यहाँ पे देखा हुआ है। हरियाणा में एक पर्सन कितना अर्न करता है, 2,36,147, और बिहार में एक बंदा 40,982 अर्न करता है, ठीक है। तो अगर पर कैपिटा इनकम हम लेंगे एज अ क्राइटेरिया, तो हरियाणा को हम मोस्ट डेवलप्ड मानेंगे और बिहार को लीस्ट डेवलप्ड मानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या देखा था, आगे हमने देखा था, अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो केरला में 1000 चिल्ड्रन अगर बॉर्न हुए हैं एक साल में, तो उनमें से 7 चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है एक 1 ईयर की एज कंप्लीट करने से पहले। बट हरियाणा में ये प्रपोर्शन 30 की है, और जो कि 3 टाइम्स है केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा की ज्यादा है डेफिनेटली केरला से, लेकिन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला का कम है हरियाणा से, राइट। दोनों चीजें अपोजिट है एक तरह से। ऐसी बातें लिखी हैं कि किसी के चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है 1 ईयर की एज से पहले, तो वो काफी ज्यादा उनके लिए काफी पेनफुल होता है, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम है, राइट। और फिर उन्होंने यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की है, नेट अटेंडेंस रेशियो की, नेट अटेंडेंस रेशियो यानी कि जो 14 to 15 ईयर की एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो, जो केरला में ज्यादा है लेकिन बिहार में कम है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फ्रेश टॉपिक। तो कहते हैं कि मनी इन पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो अगर आपकी पॉकेट में मनी है तो उससे आप वो सारी चीजें नहीं बाय कर सकते, या सर्विसेज वो सारी बाय नहीं कर सकते जो आपको लाइफ में सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो वो सब आप पैसे से ही नहीं खरीद सकते। Then, for many of the important things in our life, the best way, also the cheapest way, is to provide goods and services collectively, like security. अब आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट जो है थिंग जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, और जो सबसे बेस्ट वे हो सकता है या सबसे चीपेस्ट वे हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप गुड्स और सर्विसेज को कलेक्टिवली प्रोवाइड करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में लेट्स से 100 घर हैं, तो अब उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर हर एक घर एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखेगा तो उनके लिए
वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट अगर वही वो कलेक्टिवली 100 घर, मान लो 100 घर हैं, वो उसकी गेटिंग करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं और वहाँ पे लेट्स से 100 घर हैं, पहले 100 सिक्योरिटी गार्ड थे, अब मान लेते हैं वहाँ पे 10 सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, तो अब वहाँ पे लोगों के लिए वो चीपेस्ट हो जाएगा और वहाँ पे उनको सिक्योरिटी तो पहले भी मिल रही थी, अब भी मिल रही है, तो ये बेस्ट भी हो जाएगा। तो कलेक्टिवली चीजों को प्रोवाइड करना ये हमें चीपेस्ट होगा हमारे लिए और इससे हमें गुड्स और सर्विसेज इजीली अवेल हो पाएंगी। देन केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट हेल्थ प्रोविजंस हैं। ठीक है, हमने पहले देख ही चुके हैं कि लिटरेसी रेट 94% है। फिर उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो भी हाई है यहाँ पे, लिटरेसी रेट भी हाई है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, पीडीएस इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म है। ये 1940s में स्टार्ट हुआ था और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट की ओर से जो भी बिलो द पॉवर्टी लाइन बोल सकते हैं, यानी गरीब लोगों को जो है ग्रेन वगैरह अवेल कराए जाते हैं और मैक्सिमम ग्रेन बैंक्स महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ग्रेन बैंक्स हैं। राइट, अब आगे चलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई सबसे बेस्ट वे है ये चेक करने का कि क्या आपकी बॉडी नरिश्ड है या नहीं है। तो ये चीज पता करना कि आपकी बॉडी नरिश्ड है या नहीं, इसका बेस्ट वे है बीएमआई फाइंड करना। अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो इसको फाइंड करते हैं हम, बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर। तो इस तरह से हम बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अच्छा ठीक है, फाइंड कर लेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सी जो है हमारी वैल्यू को हम जो है हेल्दी मानते हैं, नरिश्ड मानते हैं, किसको नहीं मानते, तो वो देखेंगे। तो अगर आपका बीएमआई 15.2 है, ठीक है, और उससे कम है तो आप अंडर नरिश्ड हो या आप अंडर वेट हो। और अगर आपका बीएमआई 28 या उससे ज्यादा है तो आप ओवरवेट हो या ओवर नरिश्ड हो। लेकिन अगर 15.2 से 28 के बीच में होगा तो आप नॉर्मल हो, तो आप नरिश्ड हो बोल सकते हैं हम। तो ये एक रेंज है देखने के लिए कि क्या आपकी बॉडी नरिश्ड है या नहीं है। तो हमें सिंपली वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेट केजी में लेना है, हाइट मीटर में लेनी है। ठीक है, ये बीएमआई है। 15.2 है तो अंडर डेवलप्ड है, 15.2 मतलब अंडर डेवलप, अंडर नरिश्ड, अंडर वेट। और अगर 28 है तो आप ओवर वेट या ओवर नरिश्ड बोल सकते हैं, लेकिन 15.2 से लेके 28 के बीच में नॉर्मल हो। होप you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you.